अगर आप लोगों को जमता है तो, ठीक है ना। ये वाला जो इमर्ज बैच है ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कौन कौन से बैच के अंदर 20th मई वाला बैच और दूसरा 26 मई वाला बैच, ठीक है ना। दो जो बैचेस हैं इनके अंदर एनरोल किया है। इस बैच की फिजिकल केमिस्ट्री आप लोगों की इस टाइम पर इस शेड्यूल में होगी। इस शेड्यूल के अंदर मतलब कि ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ठीक है ना, टीटीएस जिसको हम लोग बोलते हैं। और क्लास का टाइम आप लोगों का 11th क्लास के अंदर यही रहेगा 5:30 PM, ठीक है ना। पहले कुछ 10-15 मिनट में मैं जरूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप लोग क्लासेस के अंदर डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है ना। तो वो डिस्टरबेंस बिल्कुल भी ना हो, तो एक बार बिना कोई कमेंट किए सिर्फ सुनने के ऊपर ध्यान रखें, ठीक है ना। ओके, जैसा मैंने बोला सिर्फ सुनने के ऊपर ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो जैसे व्हाट्सएप होता है इसी तरीके से टेलीग्राम एक मैसेंजर ऐप है। इसके ऊपर मेरा अनअकैडमी का एक ऑफिशियल चैनल है जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस लिंक को फॉलो करके आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि फ्यूचर में कुछ भी अगर मुझे इंफॉर्मेशन आप लोगों को तक पहुंचानी हो तो वो आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाए, ठीक है ना। ये वन साइडेड चैनल रहेगा, आप इसके ऊपर कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब एक तरीके से ये नोटिस बोर्ड है कि बाई चांस कभी कोई क्लास रीशेड्यूल हो गई या कोई स्पेशल क्लास लगने वाली है या फिर कोई नया कुछ भी क्विज आता है तो वो सब आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। आई बात समझ में? तो इसको आप ज्वाइन कर लें। दूसरी बात, कंडक्शन ऑफ क्लासेस के अंदर जो जो चीजें आप लोगों को याद रखनी है उसके लिए एक स्लाइड मैंने प्रिपेयर की हुई है। जो स्लाइड आप लोगों के सामने है इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगर प्रिंट करवाने की फैसिलिटी है तो उसको प्रिंट करवा लें। और जहां भी आप क्लास अटेंड करते हैं उस जगह पर सामने की साइड दीवार पर इसको चिपका लें, क्योंकि आपका जो मन है चंचल मन है, ठीक है ना। तो कई बार आप लोगों के दिमाग में पढ़ते पढ़ते उल जलूल टाइप के डाउट्स आएंगे जो इस तरीके के होंगे, ठीक है ना। तो जब भी कभी उस टाइप का डाउट आए तो एक बार इसको जरूर देख लें, ठीक है ना। जो भी लैग है वो मेरी साइड से नहीं है बेटा, लैग जो भी है वो आप लोगों की साइड से है, ठीक है। अभी एक एक पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप डीसीएस वाले पॉइंट तक पहुंच गए तो उसके ऊपर वाला पॉइंट आपने देखा होगा ध्यान से, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि आप कुछ भी कमेंट ना करें, मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। मेरी बात सुनोगे तब तो क्लास अटेंड करने का मतलब है, और अगर सिर्फ कमेंट करते रहेंगे तो फिर पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखें, ओके। तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि अपने को क्लास के अंदर रेगुलर रहना है। रेगुलर रहने के दो एस्पेक्ट हैं। सबसे पहली बात तो कोई भी क्लास आप लोगों को मिस नहीं करनी है, उसका रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। एक सिंपल सा रीजन तो आपको समझ में आता ही है कि अगर अपनी कोई क्लास मिस हो जाती है तो फिर उस दिन का अपने को कुछ नॉलेज नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। और एक और मेजर रीजन है जो मैं समझाऊंगा। तो पहला एस्पेक्ट तो ये है कि अपने को कोई भी चीज मिस ना हो, इस वजह से रेगुलर रहना। और दूसरा एस्पेक्ट ये रेगुलरिटी में कि जो क्लास का टाइम है स्टार्ट होने का उसी स्टार्टिंग टाइम पर आप क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है। 5:30 का टाइम है तो 5:30 बजे आप इस क्लास को ज्वाइन करें। एक आध मिनट अगर लेट हो गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर 5 मिनट से ज्यादा आप लेट हो चुके हैं तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि फिर उस क्लास के अंदर लाइव ना आए, उस क्लास को आप रिकॉर्डिंग से अटेंड करें। बात समझ में आई? क्योंकि आप अगर 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद किसी क्लास के अंदर एंटर करते हैं और उसके बाद ऐसी कोई चीज पूछते हैं जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है तो फिर वो क्लास के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, मुझे भी इरिटेट करती है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मैं बच्चों को टर्मिनेट करवा देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जब फुल कंसंट्रेशन से मैं पढ़ा रहा होता हूँ और उसके 10-15 मिनट के बाद की बात बता रहा हूँ, कोई आकर एकदम स्टार्टिंग का अगर कुछ भी पूछेगा फिर, है ना, तो फिर वो
कई बार क्या होता है, जोश-जोश के अंदर अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है और मैं जिसका अकाउंट टर्मिनेट करवाता हूँ, तो वो वापस से एक्टिव भी नहीं होता है। फिर चाहे आप सीएम, पीएम तक की जैक लगवा लें, ओके? तो इस वजह से ऐसी दुर्घटना आप लोगों के साथ ना हो, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि बाई चांस लेट हो गए, आप लोगों को बहुत सारे काम होते हैं, दुनिया सँभालनी होती है, तो अगर बाई चांस आप लोग 5 मिनट से ज़्यादा लेट हो चुके हैं क्लास के अंदर, तो फिर लाइव ना आएँ, रिकॉर्डिंग से उस क्लास को अटेंड करें, ठीक है? आई बात समझ में? एकदम टाइम पर अपने को रहना है, पंक्चुअलिटी अपने को मेंटेन करनी है, ठीक है ना? नेक्स्ट, थियरी की अगर हम लोग बात करें तो थियरी नोट्स आप लोग खुद से बनाओगे, जैसे शुरुआत से लेकर आज तक आप लोग पढ़ाई करते टाइम बनाते आए हो। स्कूल के अंदर भी जैसे आप पढ़ते थे तो साथ के साथ नोट्स बनाते थे, किसी जगह ट्यूशन गए हैं तो वहां पर भी साथ के साथ नोट्स बनाते थे, ठीक है ना? तो वो नोट्स आप लोगों को यहाँ पर भी साथ के साथ बनाने हैं और उसके लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना? मतलब बीजे सर इसीलिए फेमस है क्योंकि बच्चों आप मेरे जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आप देख सकते हैं, ज्यादातर बच्चों का रिव्यू यही होता है कि उनको लगता ही नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लास के अंदर है, क्योंकि साथ के साथ नोट्स वगैरह सब कुछ बनते चले जाते हैं, प्रॉपर टाइम आप लोगों को मिलेगा। तो एक कॉपी एक्सक्लूसिवली आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बनाएंगे और उसके अंदर नोट्स, ऐसा नहीं कि रफ नोट्स बनाने हैं आप लोगों को, एक बार में ही आप लोगों को फेयर नोट्स बनाने, ठीक है? एक चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, जैसे स्कूल में तो क्या होता है कि आप लोगों की नोट्स कॉपी चेक होती है, होती थी मतलब, है ना? उसके अंदर आप लोगों को मार्क्स वगैरह भी मिलते थे। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, तो उसके अंदर जो आप नोट्स बनाएंगे उसको कोई चेक नहीं करने वाला है, वो सिर्फ आपके लिए है, ठीक है ना? कि आगे चल के जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, जब आपको रिवीजन करना होगा, तो उस टाइम पर वो नोट्स कॉपी आप आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगी। तो आप जो नोट्स बना रहे हैं वो सिर्फ आपके यूज के लिए बना रहे हैं, तो जितना अच्छा बना सके उतना अच्छा स्टार्टिंग से ही बनाएं, ठीक है ना? जितनी ज्यादा चीजें आप लिख सकें उसमें उतनी ज्यादा चीजें लिखें, ताकि 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जब आप उसको रिवाइज करें तो किसी भी चीज में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना? कम से कम खुद के बनाए हुए नोट्स के अंदर तो डाउट नहीं आना चाहिए ना। और इसीलिए साथ के साथ बनाना जरूरी है, क्योंकि जिस टाइम पर मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसी टाइम पर नोट्स अगर आप बनाओगे, तो मेन चीज जो आपने लाइंस में लिखी वो तो लिखी ली, कोई एक्स्ट्रा चीजें भी होती है तो वो साइड में आप लिख सकते हैं, लेकिन उसी को अगर आप 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद बनाएंगे तो फिर उतने इफेक्टिव नोट्स नहीं बनते हैं। इसी वजह से आप क्लास में साथ के साथ नोट्स बनाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट, होमवर्क के लिए आप लोगों को एक शीट हर कोर्स में अवेलेबल हो जाएगी। जैसे अभी हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसकी शीट ऑलरेडी कोर्स के अपडेट सेक्शन में, हर कोर्स पेज के अंदर एक अपडेट सेक्शन होता है, ठीक है ना? तो उस अपडेट सेक्शन में वो अपलोड कर दी गई है, आप उसको डाउनलोड कर लें, अगर फैसिलिटी है तो प्रिंट करा लें, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना? तो वो शीट आप लोग वहां से डाउनलोड कर लें, और जो शीट आप लोगों को मिलेगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पूरे इंडिया के अंदर सबसे अच्छे लेवल का मटेरियल आप लोगों को मिलेगा, ठीक है? तो जो बच्चे मुझसे बुक्स के लिए पूछ रहे हैं, उनको मैं क्लियर कर देता हूँ कि कम से कम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना, बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो शीट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, एक बार आपने वो शीट पूरी की पूरी बना ली है, ठीक है ना, पूरी शीट आप बना पाते हो, तो उसके बाद इंडिया में अवेलेबल जितनी भी बुक्स हैं आप सारी बनाकर देख सकते हो, हर बुक आपको इजी लगेगी, ठीक है ना, सारी बुक आप आसानी से बना पाओगे, ठीक है? तो बुक्स का डिस्कशन यहीं पर खत्म हो जाता है। एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को टच भी नहीं करनी है, क्योंकि जिस लेवल की फिजिकल केमिस्ट्री जेई के अंदर पूछी जाती है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में उसका 1/10 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग हर चीज को एनसीईआरटी से क्रॉस चेक करेंगे तो एक तरीके से क्या है कि क्लास में हम लोगों ने हायर लेवल पढ़ा और लोअर लेवल के लिए हम लोग एनसीईआरटी की तरफ जा रहे हैं, तो वो आपको कंफ्यूजिंग करेगा और टाइम भी खराब करेगा। तो एनसीईआरटी तो आप लोगों को टच भी नहीं करनी है, ठीक है? तो आगे से 2 साल तक कभी भी एनसीईआरटी के बारे में मुझसे बात ना करें, ठीक है? अब आप बोलोगे कि सर स्कूल के एग्जाम तो एनसीईआरटी के बेसिस पर होंगे, तो मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी अपने लेवल से 1/10 है, मतलब हम लोग जो नोट्स बनाएंगे
तो एनसीईआरटी तो उसके अंदर ऑलरेडी कवर हो जाएगी। ये बात समझ में आया? ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा एनसीईआरटी का जो आपकी कॉपी में ना हो, ठीक है? तो एकदम ब्लाइंड फेथ करके आप अपने नोट्स फॉलो कर सकते हैं और एनसीईआरटी को अवॉइड कर सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ओके, नेक्स्ट बात जो मैंने आप लोगों को बोला था फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि रेगुलर रहने का दूसरा रीजन क्या होगा कि देखो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या होगा, हम एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर 2 साल तक पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना? सबसे पहले चैप्टर में बेसिक्स पढ़ेंगे और फिर जैसे जैसे आगे के चैप्टर आते जाएंगे उसके अंदर पीछे के चैप्टर्स का काफी ज्यादा यूज आता जाएगा। हर एक चैप्टर इंटरकनेक्टेड है, अपने से पीछे वाले चैप्टर से कनेक्टेड रहेगा। तो अगर आपकी कोई क्लास मिस होती है तो उसका इफेक्ट सिर्फ उस चैप्टर पे नहीं पड़ेगा, आगे आने वाले कई सारे चैप्टर्स के ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है? तो आप अगर अपनी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप कोई भी क्लास कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना करें, ठीक है? क्योंकि स्पेशली जो एडवांस के क्वेश्चन होते हैं ना, वो एडवांस के क्वेश्चन आप लोगों ने हमेशा सुना होगा मेन लेवल एंड एडवांस लेवल, ठीक है? तो मेन लेवल एडवांस लेवल के अंदर जो डिफरेंस है वो बेसिकली क्या है कि एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ज्यादातर क्वेश्चन बड़े होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हर एक क्वेश्चन बड़ा होता है, ज्यादातर क्वेश्चन बड़े होते हैं। और बड़ा का मतलब क्या हुआ कि एक ही क्वेश्चन में 6-7 कॉन्सेप्ट डाल दिए जाते हैं, ठीक है ना? जैसे ट्रेजर हंट गेम का नाम सुना है तुम लोगों ने? किस किस ने ट्रेजर हंट नाम का गेम का नाम सुना है? सुना है, टीवी पर भी कई बार देखा होगा किसी गेम शो वगैरह के अंदर। तो ट्रेजर हंट के अंदर क्या होता है कि एक जगह पर खजाना छुपा होता है, ठीक है ना? मूवी भी आई हुई है उसके ऊपर। और उस खजाने तक पहुंचने के लिए क्या होता है, हिंट दी जाती है। लेकिन वो हिंट क्या होती है, ऐसा नहीं कि पहली हिंट जो है उससे सीधे खजाने तक पहुंच जाते हैं, है ना? पहला जो क्लू मिलता है उससे आप सेकंड क्लू तक पहुंचते हैं, सेकंड क्लू से फिर थर्ड तक पहुंचते हैं, थर्ड से फोर की तरफ पहुंचते हैं, फोर से फाइव, और ऐसे करते करते फाइनली हम लोग खजाने तक पहुंचते हैं। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से एडवांस का जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर भी 4 कॉन्सेप्ट, 5 कॉन्सेप्ट, 6 कॉन्सेप्ट इतने डाल दिए जाते हैं, ठीक है ना? और उसमें क्या होगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ते ही आप बना लोगे, उसको बहुत आप लोगों को पेशेंस के साथ सॉल्व करना पड़ता है। पहले कॉन्सेप्ट को लगाकर आप एक जगह तक पहुंचोगे, फिर वहां से दूसरा कॉन्सेप्ट लगाकर आप तीसरी जगह तक पहुंचोगे, और ऐसे करते करते फिर फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जरूरी नहीं कि सारे कॉन्सेप्ट एक ही चैप्टर के हों। हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में 4 अलग-अलग चैप्टर के 4 अलग-अलग कॉन्सेप्ट लगा रखे हो। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री के, एक इनऑर्गेनिक का है, एक ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट लगा रखा है, ठीक है? तो एडवांस लेवल क्लियर करने के लिए ऐसा नहीं कि एडवांस के कोई अलग से क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको इससे आपको क्या समझ में आता है कि एडवांस लेवल की तैयारी का मतलब आपको हर कॉन्सेप्ट आना चाहिए, है ना? एडवांस लेवल प्रिपरेशन का मतलब क्या हुआ कि अपने को सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, और सारे कॉन्सेप्ट तब आएंगे जब आप कोई भी क्लास को मिस नहीं करेंगे। आई बात समझ में? तो अपने को कोई क्लास मिस नहीं करनी और उसमें भी पंक्चुअल रहना है, ठीक है? नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको मैंने बोल्ड कर रखा है, अवॉइड कमेंटिंग ड्यूरिंग द क्लास एज इट ब्रेक्स योर कंसंट्रेशन एंड माय रिदम, ठीक है ना? अननेसेसरी कमेंट मतलब मैं आपको एक्सपीरियंस से बताता हूँ, 2 साल से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ अन अकेडमी के ऊपर, और 2 साल के अंदर जितने भी बच्चे जो अननेसेसरी कमेंट करते हैं, ऑब्वियसली उनका नंबर ज्यादा होता है ना? तो उनका नाम वैसे ही रट जाता है साल भर के अंदर, है ना? लेकिन जब एग्जाम हो जाता है और जब रिजल्ट की बारी आती है ना, तो उस रिजल्ट में ऐसे बच्चे एक भी नहीं होते हैं। और ये मैं शुरुआत से कहता हूं कि जितने भी बच्चे अननेसेसरी कमेंट कर रहे हैं, हर एक कमेंट आपको आपके सिलेक्शन से उतना दूर लेकर जा रहा है, ठीक है? तो इस वजह से ये जैसे ये कमेंट्स कर रहे हैं ना, ये सारे कमेंट आपको आपको लगता है कि यूजफुल कमेंट है, सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे रहा हूं, ठीक है ना? इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो सर को पता होता है कि बच्चों के क्या डाउट्स होते हैं, इतना तो मानोगे कम से कम। आप में से एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं जिसका डाउट टीचर के लिए नया हो। टीचर को बच्चों के सारे डाउट्स ऑलरेडी पता होते हैं।
तो इसी वजह से मैं वो एडवांस में ही आप लोगों को बता रहा हूँ, तो कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि रीज़न सिंपल सा मैं बता देता हूँ तुम लोगों को कि अगर सपोज़ पढ़ाई के बीच में आप कमेंट करते हो सपोज़, तो पढ़ाई करते टाइम आप क्या कर रहे थे? नोट्स बना रहे थे, आपके हाथ में पेन था। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, ठीक है ना? अब सपोज़ आपको लगा कि आपको कोई डाउट आया, तो आप उस पेन को ड्रॉप करेंगे और उसके बाद में कमेंट टाइप करेंगे, ठीक है ना? कमेंट टाइप करने के लिए आपको कीबोर्ड देखना पड़ेगा, चाहे पीसी का हो, चाहे वो फ़ोन का हो, ठीक है ना? क्लास साइमल्टेनियसली चल रही है, ठीक है ना? टीचर कुछ ना कुछ बोल रहा है, आपने अपना कमेंट टाइप करके पोस्ट कर दिया, तो ये जो ड्यूरेशन था 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड का, इसके अंदर आपने पूरा आपका कंसंट्रेशन ब्रेक किया, किया कि नहीं किया? और अगर पूरी क्लास के अंदर आप ऐसे 5-6 बार करते हैं, तो आप खुद से सोचो कि जानबूझकर आपने क्लास में कंसंट्रेशन बनने ही नहीं दिया आपका, ओके? और अगर आप बिना कंसंट्रेशन के क्लास अटेंड करेंगे, तो आप खुद से सोचें कि क्या आपको कुछ समझ में आएगा, है ना? तो इस वजह से मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ कि अननेसेसरी कमेंट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो आपकी कंसंट्रेशन को खराब करेंगे और मेरी रिदम को भी खराब करेंगे। अब इसके अंदर फिर कुछ लोग बोलेंगे कि सर जेन्युइन डाउट आएगा तो क्या होगा, या पढ़ाई का डाउट आएगा तो क्या होगा? डेफिनेटली हो सकता है कि आप लोगों को डाउट आए, ठीक है ना? लेकिन उसके लिए आप क्या करें, आपकी कंसंट्रेशन को ब्रेक ना करें। उसका भी एक तरीका बताता हूं, और अप्लाई करके देखना 7 दिन तक, सिर्फ 7 दिन तक अप्लाई करके देखो और खुद बता देना कि इफेक्टिव है कि नहीं है। आपको जो भी डाउट आया, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखने की जगह आपकी कॉपी में ही कहीं पर साइड में लिख लेना, ठीक है ना? छोटा सा ऐसे साइड में कहीं पर भी लिख लेना। उससे क्या होगा, आपको पेन ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा, आपका दिमाग कहीं और नहीं लगाना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं होगी। इतना समझते हो? आपने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है? आपने डाउट आपकी कॉपी पर लिख लिया, तो आप सोचोगे कि सर ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ? डाउट तो हमारे पास ही, आपको तो पता ही नहीं चला, ठीक है ना? अब इतना एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आप लोगों को एक चीज की गारंटी देता हूँ, जो डाउट आपको आया, जो आपने कॉपी पर लिख लिया, मेरी गारंटी है कि अगले 5, 10, 15 मिनट के अंदर वो डाउट आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना? बिना मुझसे पूछे वो डाउट आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, इस चीज की गारंटी दे रहा हूं मैं, ओके? और नहीं मानते हो तो लास्ट ईयर के किसी स्टूडेंट से, किसी भी स्टूडेंट से आप पूछ कर देख सकते हो, ठीक है ना? आई बात समझ में? तो बिना कंसंट्रेशन ब्रेक किए भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा बात आती है कि जो आप लोगों को होमवर्क के लिए शीट दी गई है, ठीक है ना? तो उससे आपको क्या होगा, होमवर्क मिलेगा, ठीक है ना? शीट के अंदर 2 एक्सरसाइज हैं, ठीक है ना? तो उससे आपको होमवर्क मिला करेगा। तो उस होमवर्क का जो डिस्कशन होगा, वो हम लोग कहाँ पर करेंगे? डीसीएस, मतलब कि डाउट क्लियरिंग सेशन, ठीक है ना? आप कोर्स स्ट्रक्चर देखेंगे तो हर 3 क्लास के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन है ना? तो 3 क्लास का जो होमवर्क होगा आप लोगों का, उसका डिस्कशन हम लोग कहाँ पर करेंगे? उस डाउट क्लियरिंग सेशन। लेकिन वो डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ-साथ थ्योरी भी होगी। तो ऐसा नहीं कि अगर डाउट्स नहीं है तो फिर आप उस क्लास में नहीं आए, नहीं, उसमें आना है, पहले होमवर्क का डिस्कशन करेंगे और फिर आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, है ना? अभी भी देखो, इतना डाउट के बारे में समझाने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं, सर डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। बेटा, एक एक सिंपल सी चीज समझो, आप लोगों का एटीट्यूड एक्चुअली में गलत है, ठीक है ना? उस एटीट्यूड को पहले दिन से ही पॉजिटिव रखोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। आप ये सोच के पढ़ाई ना करें कि मुझे डाउट आएगा तो वो कौन बताएगा, मतलब पहले दिन से अपने दिमाग में डाउट की टेंशन ना लें। आप ये सोच के पढ़ाई करें कि मुझे डाउट ही नहीं है, कितना अच्छा हो कि मेरे को डाउट ही नहीं आए। और इस बात की गारंटी मैं देता हूं आप लोगों को कि अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करते हैं, तो डाउट आने की संभावना लेस देन 1% होगी।
और अगर आया भी तो मैंने उसका तरीका बताया कि अपनी कॉपी पर लिख लेना साथ के साथ ही, और अगले 5-10 मिनट में वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? आई बात समझ में? तो इतनी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, उसके बाद भी अगर आप कोई मिसबिहेव करते हैं तो देखो मैं थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर हूं, ठीक है ना? तो और कुछ नहीं होगा कि अगर आपने कोई भी मिसबिहेव किया तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है, और वो एक बार अगर टर्मिनेट हो गया तो फिर वो वापस से कभी भी एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है ना? इट इज जस्ट लाइक सस्पेंशन फ्रॉम द स्कूल, कि आपको स्कूल से निकाल दिया गया है। ठीक है, उसका प्रॉपर रीजन होगा, हर चीज की रिकॉर्डिंग होती है, ये आप लोगों को समझ में आती है, तो कोई भी फॉल्टी कमेंट ना करें, कोई भी स्पैम ना करें, और सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचें, क्योंकि आप लोगों का जो भी आप लोगों ने फीस पे किया है या जो भी टाइम आप स्पेंड करेंगे 2 साल के लिए, उसका असली फल क्या है? आपका सिलेक्शन। तो आप ये सोचें कि आप सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं और किसी चीज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में? हाँ, पूरे अनअकैडमी से आप लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे आयुष कुमार जी। इसमें भी देखो डाउट आ रहा है, मतलब तुम चाहते हो, है ना? मतलब ये वो वाली बात है, मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। ओके, चलो, तो पॉजिटिव नोट से सब लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि 11th क्लास के अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, अभी अभी बोला कि हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो किसके लिए करेंगे? जेई के लिए करेंगे, है ना? ओके, तो अगर जेई के लिए हम लोग पढ़ाई करेंगे तो जेई के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होनी चाहिए जिससे कि चीजें अपने को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग 11th क्लास के अंदर जो चैप्टर करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, वो ये 5 चैप्टर्स होंगे। मोल कॉन्सेप्ट, कंसंट्रेशन टर्म, स्टोइकियोमेट्री पूरा एक चैप्टर है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसियस स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है ना? ये 5 चैप्टर हम लोग करेंगे। आपका जो बोर्ड का बुक्स है, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे स्टेट बोर्ड का बुक हो, ठीक है ना, तो उसमें हो सकता है कि कुछ अलग सीक्वेंस हो, आपको 11th क्लास में कुछ और चैप्टर भी दे रखे हो। ठीक है ना? तो जैसा मैंने बोला कि मैं आपको स्कूल के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को जेई के लिए पढ़ा रहा हूं। अगर हम लोग स्कूल के लिए पढ़ेंगे तो फिर जेई को भूल जाओ, जेई के लिए पढ़ेंगे तो फिर स्कूल के बारे में टेंशन मत करो। ठीक है ना? स्कूल में भी आपका बहुत अच्छा होगा, ये मानकर चलना। ठीक है, अब जैसे मैं फिजिकल केमिस्ट्री में बात करूं एज पर एनसीईआरटी, तो 2 चैप्टर हैं अपने, थर्मोडायनामिक्स। 2 चैप्टर होंगे, एक तो थर्मोडायनामिक्स और दूसरा कौन सा? आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? ये जो 2 चैप्टर होते हैं एनसीईआरटी में 11th में दे रखे हैं, लेकिन हम लोग इन्हें 12th में करेंगे। और उसका सिंपल सा रीजन क्या है कि एनसीईआरटी में ये 2 चैप्टर दे तो रखे हैं, लेकिन कुछ दे नहीं रखा उसके बारे में। ठीक है ना? मतलब जिस लेवल का थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में उसका 1/20 दिया हुआ है एक तरीके से। ओके, तो इस वजह से हम लोग ये जो 2 चैप्टर हैं उनको 12th में करते हैं, क्योंकि इनको उस लेवल का समझने के लिए अपने को बाकी काफी सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो स्कूल के लिए आप लोग क्या करेंगे? जब स्कूल का एग्जाम होगा तो एनसीईआरटी, स्कूल में क्या पूछते हैं आपसे? डेफिनेशन डेफिनेशन ही पूछते हैं, तो बस उतना सा पढ़ लेना। ठीक है ना? जैसा मैंने बोला, स्कूल के लिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, जो भी स्कूल के लिए पढ़ना चाहता है वो मेरी क्लास में ना है। ठीक है ना? फोकस आपका जेई होना चाहिए अगर मेरी क्लास में हो तो। ओके, तो ये 5 चैप्टर हम लोग अभी 11th क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, चलो, तो स्टार्ट करें हम लोग। आपके नोट्स में से कवर हो जाएगा बेटा। पंक्चुअल थे तुम? स्टार्टिंग से आए थे? 5, 5:30 बजे आ गए थे क्या तुम लोग? 5:30 बजे जितने भी बच्चे क्लास में आ गए थे उनको सारी बातें मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, और ये बात भी बोल चुका हूँ, अगर लेट आए हो और फिर उस स्टार्टिंग की बात पूछोगे तो मैं टर्मिनेट करवा दूंगा। आज पहली क्लास है, आज बख्श दे रहा हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना, अगर मेरी क्लास में आना है तो टाइमली आ जाए, है ना? बेटा बुक्स के बारे में भी बता दिया मैंने यार, फिर वही वाली बात।
अच्छा, अब कुछ बच्चे होते हैं जिनको वही अननेसेसरी कमेंट, सर कोर्स कब तक कंप्लीट होगा? उससे क्या क्या मिलेगा तुम्हें बताओ? अनुज बागड़े ये बताओ। कंप्लीशन डेट अगर मैंने तुम्हें बता भी दी तो उससे क्या कर लोगे तुम? बोलो क्या क्या होगा उससे? 2022 का टारगेट है बेटा, तुम गलत बैच में हो। 22 का टारगेट है। तुम इवॉल्व की भी क्लास कर रहे होंगे, ये भी कर रहे होंगे ना, तो दोनों दोनों ही बिगड़ेगा तुम्हारा। मैं मुझसे आज स्टैम्प पेपर पर लिखवा लो, अगर तुम 11th और 12th दोनों की क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो। ठीक है, क्लास नोट्स और सेल्फ नोट्स अलग बनाने। अब ये सेल्फ नोट्स क्या होते हैं? ठीक है, चलो छोड़ो, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। ठीक है ना, नोट्स कॉपी आप लोगों के पास है ही सही, और उस नोट्स कॉपी के अंदर फर्स्ट चैप्टर की आप हेडिंग डालें, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, और इस मोल कॉन्सेप्ट नामक चैप्टर के अंदर, जैसा मैंने बोला कि दिस इज द मोस्ट एसेंशियल चैप्टर ऑफ क्लास 11, सॉरी, मोस्ट एसेंशियल चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर के नाम मैंने आप लोगों को बता दिए, इसके अलावा 12th क्लास के भी चैप्टर हैं, और जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं सबके अंदर मोल कॉन्सेप्ट का यूज आएगा। ओके, ये कुछ कुछ उसी टाइप की चीज है कि सपोज आप इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश बहुत अच्छे अच्छे लेवल की पढ़ सकते हैं, है ना। स्कूल लेवल की इंग्लिश होती है, कॉलेज लेवल की इंग्लिश होती है, उसके बाद में इवन पीएचडी लेवल की भी इंग्लिश होती है, लिटरेचर वगैरह जो भी होता है। ठीक है, तो वो इंग्लिश समझ में आने के लिए क्या जरूरी है? जब तक आप लोगों को एबीसीडी पता हो। अगर एबीसीडी नहीं पता है अपने को, ए से लेकर जेड नहीं पता है, तो क्या अपने को किसी भी लेवल की इंग्लिश समझ में आ सकती है? नहीं। तो सेम चीज फिजिकल केमिस्ट्री के साथ है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मोल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है वो बेसिकली एबीसीडी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, और फिर उसका यूज आगे आने वाले हर एक चैप्टर में आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आएगा, गैसीय स्टेट में भी आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, 12th के भी हर एक चैप्टर के अंदर आएगा। एवरी सिंगल चैप्टर इन्वॉल्व्स मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे? सब्सटेंसेस की अमाउंट को मीजर करना सीखेंगे साइंटिफिक तरीके से। ओके, सब्सटेंसेस की अमाउंट को। तो सर वो तो हमें अभी भी आता है, जैसे कि सपोज मेरे पास में ये रिमोट है, ये भी एक सब्सटेंस है, या फिर सपोज गेहूं है, चावल है, ठीक है ना, ये सब क्या है? सब्सटेंसेस हैं। शुगर है, तो इन सब्सटेंसेस की अमाउंट को मीजर करना तो मुझे अभी भी आता है। ठीक है ना, मार्केट जाते हैं हम लोग, शुगर लेकर आते हैं, 1 kg, 2 kg, 5 kg, आते हैं कि नहीं आते हैं? तो मीजरमेंट करना तो अपने को अभी भी आता है, लेकिन जैसा मैंने बोला, किस तरीके से? साइंटिफिक तरीके से। किस तरीके से? साइंटिफिक तरीके से। साइंस की लैंग्वेज में हम लोग इनको मीजर करना सीखेंगे, क्योंकि होता क्या है, अपनी कॉमन रूटीन के अंदर कई सारे ऐसे मीजरमेंट होते हैं जो साइंटिफिक लैंग्वेज में दिए हुए होते हैं, है ना। और अगर वो अपने को समझ में नहीं आएंगे तो फिर अपने को दिक्कत हो जाती है। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, उनकी फिर न्यूमेरिकल वैल्यू याद रख लेंगे, है ना। लेकिन अगर किसी दूसरी यूनिट के अंदर अपने को डेटा दे दिया तो हम लोग उलझ जाते हैं। तो इस वजह से अपने को पता होना चाहिए। जैसे एक सिंपल सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा कि अ, जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, बहुत कॉमन सी चीज है आजकल। ठीक है ना, किसी भी पैथोलॉजी लैब में जाकर ब्लड टेस्ट वगैरह जो करवाए जाते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर किसी भी चीज का टेस्ट होता है तो उसकी एक वैल्यू आती है। आती है कि नहीं आती है? ठीक है ना, अब जैसे हम लोग सीधा सीधा ग्लूकोज की बात करते हैं, शुगर, शुगर बहुत कॉमन सा टेस्ट होता है शुगर का। ठीक है ना, तो आप लोगों ने सुना होगा बड़े बूढ़े लोगों से कि मेरी शुगर इतनी है, मेरी शुगर उतनी है। ठीक है ना, किसी की शुगर 780 आ रही है, किसी की 100 आ रही है। ठीक है ना, तो वो सिर्फ क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो 80 वैल्यू आ रही है, ये किसी ना किसी एक यूनिट के अंदर होती है, और वो यूनिट जैसे मिलीग्राम पर डेसीलीटर है।
ओके। तो ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है उसका अमाउंट 80 तो आ रहा है, लेकिन वो 80 कैसे आ रहा है, किन यूनिट्स के अंदर आ रहा है साइंटिफिकली, वो भी अपने को पता होना चाहिए। तो ये इस टाइप के साइंटिफिक तरीके से अमाउंट्स को मेजर करना हम लोग इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ हम लोग सब्सटेंसेस को मास के टर्म में या वॉल्यूम के टर्म में नहीं, और भी कई सारी टर्म्स के अंदर मेजर करना सीखेंगे। आई बात समझ में? तो उसके लिए कुछ बेसिक पार्ट्स की अपने को पहले जरूरत होगी, जो आप लोगों ने 9th-10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो उसको हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं, जितना भी आप लोगों ने 9th-10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहली हेडिंग आप लोग डालेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फर्स्ट हेडिंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डेफिनेशन क्या होगा लिखना फर्स्ट पॉइंट के अंदर, कि पार्टिकल्स which exist within the atom। ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स जो कहां पर प्रेजेंट हो, एटम के अंदर प्रेजेंट हो, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। इवन एक और नाम है इनका, वो भी लिख लेते हैं हम लोग, ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो नाम अपने को सारे पता रहने चाहिए, क्योंकि कई बार वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से अपने को दे सकता है, या कई जगह पर वो फंडामेंटल पार्टिकल्स के नाम से दे सकता है। ठीक है ना, किसी भी एटम में कौन कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं बताइए। सब कुछ आपका लोअर क्लासेस का रिवीजन चल रहा है एक तरीके से। कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लिखेंगे हम लोग सब चीजें, ताकि कोई बोल ना पाए कि सर हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर लिखना कि देयर आर 3 टाइप्स of subatomic particles। There are 3 types of subatomic particles as following। ठीक है, और वो कौन कौन से होंगे, पहला होगा अपना प्रोटॉन। ठीक है, दूसरा होता है अपना क्या, न्यूट्रॉन। और तीसरा होता है अपना क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 टाइप के पार्टिकल एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब इनको कुछ सिंबल दिए गए हैं साइंटिफिकली, ठीक है ना, स्टैंडर्ड सिंबल दिए गए हैं, वो भी साथ के साथ ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या तो सिंपल पी से, ठीक है ना, प्रोटॉन को सिंपली किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल पी से। या इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है पी प्लस करके। ठीक है ना, ये पावर नहीं है जो प्लस हम लोगों ने लगाया है, बस प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक और टाइप का इसका रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें 1p1। ठीक है ना, ये वाला 1 नीचे है, ये वाला 1 ऊपर है, ऐसे करके भी हम लोग प्रोटॉन को कई बार रिप्रेजेंट करते हैं। तो थ्रू आउट द फिजिकल केमिस्ट्री आपको प्रोटॉन का जो सिंबल होगा वो इन तीनों में से कोई एक दिया रहेगा। ठीक है ना, बिल्कुल H प्लस भी होता है कई बार, H प्लस के फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल जाता है वो। ठीक है ना, लेकिन उस चीज को आगे देखेंगे, अभी हम लोग सिर्फ प्रोटॉन की बात करते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल n से, या फिर इसका भी एक और रिप्रेजेंटेशन है 0n1। ठीक है ना, जैसे 1p1 लिखा था ऐसे 0n1। और इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं या तो E माइनस से, जैसे प्रोटॉन को लिखा ना P प्लस, इसी तरीके से इसको लिखा E माइनस। और एक और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है -1E0। ठीक है, तो अपने को सिंबल्स पता होने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर हम लोग क्या करेंगे, सिंबल यूज करेंगे। प्रोटॉन पूरा लिखना और स्मॉल p लिखना, ठीक है ना, कौन सा इजी पड़ेगा, सिंबल लिखना इजी पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये 3 टाइप के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं,
साथ ही साथ इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होगा, कई सारे क्वेश्चन ऐसे अपने को मिलेंगे जहां पर इन पार्टिकल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में अपने से पूछा होगा। वो अभी आगे आ जाएगा। मैंने क्या बोला, कोई भी डाउट अगर आता है अपनी कॉपी पर लिख लो, आगे आने वाले 5, 10, 15 मिनट में वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, वो कभी भी ट्राई कर सकते हो तुम बेटा शुभम जैन, है ना, बाकी के लिए भी बोल रहा हूं मैं। चलो, तो ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और उनकी अब डिस्कस करते हैं हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए एक टेबल बना लो, और ये तीनों टाइप के पार्टिकल्स के लिए हम लोग वैल्यूज लिखेंगे, और ये वैल्यूज हर एक साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट को ओरली याद होना चाहिए एट एवरी टाइम। ठीक है ना, कोई नींद में भी उठाकर अगर अपने से पूछ ले तो अपने को मास ऑफ 1 प्रोटॉन या चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं। कुछ को हो सकता है पहले से पता हो, नहीं भी पता है तो आज के बाद से पता होना चाहिए। ओके, तो अगर हम लोग बात करें मास ऑफ 1 प्रोटॉन की, तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है ना, यूनिट्स भी याद होना चाहिए। देखो पहले में ही गलत हो गया ऋत्विक अग्रवाल। ओके, और एग्जाम टाइम में क्या होता है ना, अपने को अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता है। पहली बार में जो करेक्ट आंसर्स निकालता है ना, सिलेक्शन उसी का होता है, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, आप आत्मनिर्भर रहोगे, वहां पर कोई बताने वाला नहीं होता है कि आपने गलती कर दी है। ठीक है, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो मास ऑफ 1 पार्टिकल्स अपने को पता होना चाहिए। टाइप ऑफ चार्ज की अगर बात करेंगे हम लोग, तो प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, न्यूट्रॉन के ऊपर बात करें तो न्यूट्रल चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा, नेगेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है चार्ज ऑन 1 पार्टिकल की। तो आपने लोअर क्लासेस में इतना पढ़ा होगा कि जो चार्ज होता है वो कूलाम के अंदर मेजर किया जाता है ना। तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अच्छा, साइंस में व्यवस्था क्या कर रखी है, एक तो फुल वैल्यू होती है, और कई सारी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं लंबी लंबी, उनको छोटे छोटे सिंबल से डिनोट किया गया है। ठीक है ना, जैसे साइंस के अंदर क्या कर रखा है कि ये जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर कहीं पर ये पूरा चार्ज लिखना है तो इतना लंबा नंबर लिखने की जगह सिंपली क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे एक प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज लिखना है तो एक प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, +1 ई। ठीक है ना, तो खुद से सोचो क्या लिखना कन्वीनियंट है, गुलाम में या फिर ई के टर्म्स में, ई के टर्म्स में। ठीक है, अच्छा न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज की बात करें, न्यूट्रल पार्टिकल है तो चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। तो इसका मतलब इसको भी शॉर्ट में लिखा जा सकता है, कितना हो जाएगा, -1 ई। ठीक है ना, ये वाला ई और पीछे जो अभी ई लिखा था वो अलग अलग है, ये ई माइनस है। ठीक है ना, और ये ई का वैल्यू इसके इक्वल होता है। आई बात समझ में। तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ये अपने को ऑल द टाइम याद होना चाहिए, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट। रहेंगी याद ये, क्योंकि आगे चल के क्या होगा कि सपोज आपका मोल कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके अंदर जरूरत पड़ रही है मास ऑफ न्यूट्रॉन की। अब मोल कॉन्सेप्ट चाहे आपको कितना भी अच्छा आता हो, अगर मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन आपको नहीं पता है तो फिर आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, है ना। और कई बार एग्जामिनर भी क्या करता है, वो डेटा देता नहीं है क्वेश्चन में, वो मानकर चलता है कि कम से कम इतना तो आता होगा इसको, है ना। तो इस वजह से कुछ ये जो बेसिक डेटा है ये अपने को पता होना चाहिए। अच्छा, इस डेटा को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कुछ कंक्लूजन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें मासेस की, प्रोटॉन का मास कितना है, 1.672,
और न्यूट्रॉन का मास 1.675 है, तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना, ये वाला कैसा इक्वल है, नियरली इक्वल है मास ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन के मास के रेस्पेक्ट में कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन का मास देखो 10 की पावर -31 है और ये 10 की पावर -27 है, कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा है, मतलब कि दीज आर वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एंड इनफैक्ट नियरली इनका वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, नियरली 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इंटीजर में मैंने लिख लिया, मतलब राउंड फिगर में मैंने लिख लिया, बाकी एग्जैक्ट वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हैं यहाँ से, है ना। कुछ जगह 1837, कुछ जगह 1838, कुछ जगह पर 1839, कुछ भी दिया हुआ हो सकता है ना। अभी जेई मेन 2021 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, वहां पर जेई ने खुद ने 1840 दे रखा था, ठीक है, जेई मेन के पेपर में। तो इतना रिजिड नहीं होना है अपने को कि नहीं सर 1837 ही होता है, जेई ने जैसे 1840 दे दिया तो अपने को समझ में आना चाहिए कि उन्होंने नियरली वैल्यू दे दी। वैसे भी ये साइन क्या है, नियरली इक्वल का साइन है ना, ओके। चलो, तो ये तो हो गई बात किसकी, मास की। दूसरा चार्जेस के बारे में कुछ हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं क्या, 1840 के बाद वापस से वही मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है यार, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है ना, ठीक है। चलो, चार्जेस की अगर हम लोग बात करें तो अगर प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड देखें तो कैसा है, सेम है, ठीक है ना। चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्यू से, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन इज नियरली इक्वल या एग्जैक्टली इक्वल, नियरली इक्वल है या एग्जैक्टली इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक के ऊपर चार्ज प्लस ई है तो दूसरे के ऊपर चार्ज कितना, माइनस ई है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा है, इक्वल है। तो ये फैक्ट भी हम लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम लोगों ने किसकी करी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करी है, ठीक है। आई बात समझ में, हाँ, दोज टिक्स आर मोड। मैग्नीट्यूड का मतलब कि हम लोग साइन नहीं देख रहे हैं, सिर्फ वैल्यू वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्लियर है। चलो बेटा, चार्ज वाला क्या रिपीट कर, यहाँ वैल्यू लिखा रखी है, ये देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो दोनों जगह न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी है, अलग अलग है, सेम है, उत्कर्ष गोस्वामी, सेम है ना। तो वही चीज तो लिखा है, देखो, मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। आई बात समझ में, इस मॉड का मतलब क्या होता है, चाहो तो लिख लो, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे भी कई जगह पर हम लोग यूज करेंगे। ये मॉड इस तरीके से साइन होता है ना, तो मॉड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कि सिर्फ वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू ओनली, ठीक है। अब तो क्लियर है। Y184, बेटा रेशियो निकालना आता है क्या तुमको, इन दोनों को डिवाइड करके देखो नियरली कितनी वैल्यू आती है, ओके। कर लिया कॉपी। और जो डाउट्स आप लोग पूछ रहे हो ना, जो कुछ भी पूछ रहे हो, उससे कम से कम ये रिप्रेजेंट करो कि आप लोग 10th
तक पढ़ाई कर चुके हो, ठीक है ना, 9th 10th तुम्हारा क्लियर है, ठीक है ना, मतलब ऐसा शो नहीं होना चाहिए कि तुम लोग 9th 10th नहीं पढ़े हुए हो। बेटा 1840 वाला ब्लॉक रिपीट कर दो। मैंने क्या बोला प्रांजल जैन कि ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग 9th 10th पढ़े हुए हो। क्या लिखा है मैंने कि इनका जो मास है वो नियरली इक्वल्स टू 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास दोनों की वैल्यूज हैं तो निकाल कर देख भी सकते हैं ना ऐसा। तो जैसे अगर मैं बात करूं मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाएगा 1.675 इंटू 10⁻⁻27 और अपॉन में 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसको निकाल कर देखोगे तो ये नियरली कितना आएगा 1840। तो फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन को क्या कर सकता हूँ 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मतलब इस आप सोचें कि अगर मेरे को जेई की प्रिपरेशन में ये सब भी बताना पड़ रहा है तो क्या मतलब मेरा मोटिवेशन भी जरूरी है ना। आप सोचें कि मुझे भी आप लोगों से लगना चाहिए कि हाँ अगर मैं 2 साल तुम्हारे ऊपर मेहनत करूंगा तो आप जेई निकाल सकते हो। लेकिन अगर ऐसे आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि कुछ नहीं हो सकता। अभी देखो ये पूछ रहा है क्यू क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया था, बोला भी था उस टाइम पर कि चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर सर की बात सुनोगे ही नहीं तो काम कैसे चलेगा, है ना। सर की बात सुनना जरूरी है, कमेंट करना जरूरी नहीं है। कहाँ 2 टाइम्स ग्रेटर ले लिया यार अंकुर सैनी, कौन सा 2 टाइम्स ग्रेटर। क्या 2 टाइम ग्रेटर दिख रहा है तुम्हें। कौन से नोट्स में दिख रहा है इसको, क्या तो बोले यार। अरे इसका मतलब अच्छा ये 2 बार ग्रेटर क्यों लिखा है, ये भी देखो साइंटिफिक नोटेशन है। इसका मतलब होता है ग्रेटर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है वेरी ग्रेटर, वेरी वेरी ग्रेटर, मतलब डिफरेंस ज्यादा है ना। अगर 3 बार लगा हुआ तो मतलब वेरी 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 ग्रेटर, भावना समझाने के लिए और कुछ भी नहीं। जैसे वो वाली बात होती है ना, कितना बड़ा इतना बड़ा, नहीं नहीं इतना बड़ा, नहीं नहीं इतना बड़ा, ऐसे है ये। ओके ठीक। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ यूनिट पार्टिकल। नेक्स्ट हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ यूनिट पार्टिकल। यूनिट पार्टिकल बोलने का मतलब जो नेचर में इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता हो, ठीक है ना। अ पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिविजुअली इन नेचर, ठीक है ना। लिख लो चाहे तो डेफिनेशन, अ पार्टिकल which can exist individually in nature, ठीक है ना। तो पार्टिकल समझ में आता है ना, हम लोग बहुत छोटी चीज की बात कर रहे हैं, ओके। और वो जो कि नेचर में एग्जिस्ट कर सके, तो जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर 3 टाइप के यूनिट पार्टिकल्स हो सकते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट पार्टिकल्स एज फॉलोइंग, ठीक है। और वो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है एटम,
दूसरा होता है मॉलिक्यूल, और तीसरा होता है क्या, आयन। ठीक है। इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर पाने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? या तो वो एटम होगा, या वो मॉलिक्यूल होगा, या फिर वो क्या होगा, आयन होगा। ठीक है। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एटम क्या होता है और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है ना। फिर मॉलिक्यूल और फिर आयन। इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता है ना बेटा। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअल यूनिट पार्टिकल नहीं है, बल्कि सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो एटम के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये कौन से होते हैं लूज इलेक्ट्रॉन्स? वो भी ऐसे हवा में तैरते रहते हैं क्या लूज इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे? नहीं ना। तो मेटल में वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो एक अलग थ्योरी है, वो भी आगे चल के समझ में आ जाएगी। अभी आप लोगों को जो 9th 10th लेवल का है, बहुत मतलब लो लेवल का पता है। मतलब जैसे बहलाने के लिए बोल दिया जाता है ना। ओके। चलो, अब कोई बोलेगा कंपाउंड। ठीक है ना। यहीं पर मैं क्लियर कर देता हूं एक चीज आप लोगों को। सिर्फ उन्हीं चीजों के डाउट आप लोग पूछें जिनका नाम मैं लेता जा रहा हूं। ठीक है ना। अभी मैंने एक बार भी कंपाउंड एलिमेंट वगैरह की बात ही नहीं करी है, तो उनके बारे में डाउट पूछने का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। ठीक है। मतलब बात कर रहे हैं हम लोग दिल्ली की, और तुम डाउट पूछ रहे हो मुंबई का, तो फिर कैसे काम चलेगा? ओके। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्या, टाइप्स ऑफ यूनिट पार्टिकल। तो यूनिट पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, या आयन होता है। ठीक है ना। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप हेडिंग डालें एटम। ठीक है। और एटम का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन होगा, इसमें लिखना, एन एटम, एन एटम इज अ पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, consists of protons, neutrons and electrons। बेटा तुम प्रीवियस पेज लगाने की कह तो रहे हो, लेकिन एक बात समझो, मैंने क्या बोला था, प्रॉपर टाइम मैं आप लोगों को दूंगा। ये पिछली स्लाइड कम से कम 5 मिनट के लिए लगी हुई थी, 5 मिनट के लिए कम से कम। अगर तुम 5 मिनट में इतना सब कुछ नहीं लिख सकते अपनी कॉपी के अंदर, तो फिर बेटा क्या बोलूं मैं, है ना। तो एन एटम इज अ पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। एक ऐसा पार्टिकल जिसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। इवन सब एटॉमिक पार्टिकल का डेफिनेशन भी हम लोगों ने एटम के बेसिस पर लिखा था। ऐसे पार्टिकल जो कि एटम के अंदर पाए जाते हैं उन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। तो दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है। तीन टाइप के पार्टिकल एटम के अंदर होते हैं, और उनका पोजीशन अपने को पता भी है। क्या क्या? कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, protons and neutrons are present within the nucleus, within the nucleus, while electrons exist outside the nucleus। ठीक है ना। और वो कैसे एक्चुअली में प्रेजेंट होते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, उसका तो एक अलग से पूरा चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर उसके बारे में कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, वो चीज हम लोग वहां पर पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर कैसे अरेंज होते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स बाहर कैसे अरेंज होते हैं। अभी बस अपने को बेसिक बेसिक याद रखना है।
कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीन टाइप के पार्टिकल एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से न्यूट्रॉन तो कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। होते हैं कि नहीं होते, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और वो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो एटम होता है उसके ऊपर नेट चार्ज कितना होता है, नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट लिखना कि एन एटम इज ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलने का मतलब क्या हुआ कि नेट चार्ज, नेट चार्ज जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इससे कोई चीज कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, बताओ। नेट चार्ज 0 होने का मतलब क्या एक्चुअल चार्ज भी 0 है, नहीं, उसमें दोनों टाइप के चार्जेस हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो टोटल चार्ज 0 होने का मतलब क्या हो गया कि टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल प्लस चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल माइनस चार्ज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, जो प्लस चार्ज है वो किसकी वजह से है, प्रोटॉन्स की वजह से है, और माइनस चार्ज जो है वो किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और अभी अभी हम लोगों ने देखा था चार्ज ऑन वन प्रोटॉन और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होता है। अभी अभी देखा था हम लोगों ने कि चार्ज ऑन वन प्रोटॉन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, देखा था। तो जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, सेम है, और टोटल चार्ज भी कैसा है, सेम है। तो कंक्लूड हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मतलब किसी भी एक एटम के अंदर, इन एन एटम, क्या होगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि नेट चार्ज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये चीज क्लियर है। किसी भी एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे 18 नहीं है रे यार, ये 100 है। जब बोलता हूं उस टाइम पर भी तो सुना करो, लिखते लिखते बोलता हूं ना, ऐसा थोड़ा ना लिख पहले दिया और बोला बाद में था। बेटा प्रांजल जैन, पढ़ाना मुझे मत सिखाओ, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, आपको मेरे हिसाब से पढ़ना है तो ठीक है, अदरवाइज चेंज द टीचर। ओके, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ, है ना, अपने आप को इतना लायक बनाओ कि चीजें एक बार में समझ में आ जाए। और इतना स्लो हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये सब 9th 10th का पढ़ रहे हैं। अगर इसके लिए तुम पढ़ोगे फिर रिवीजन भी करवाओ तुम्हें, है ना, तो फिर आप सोचो कि क्या हम लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एवरी एटम, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, एवरी एटम हैज certain fixed value of its atomic number एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। तो एवरी एटम हैज सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर विच
actually equals to the number of protons within the atom. ठीक है, every atom has certain fixed value of its atomic number. एक प्रॉपर्टी होती है atomic number, और हर एटम के लिए उसकी वैल्यू कैसी होती है, फिक्स्ड होती है, और वो एक्चुअली में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विद इन द एटम। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया किसी भी एटम के लिए, फॉर एन एटम, फॉर एन एटम, अगर हम लोग बात करें Z का, तो Z इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम। ठीक है ना, एक सिंगल एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, वो किसके इक्वल होता है, Z के इक्वल। ठीक है ना, और इस Z को क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अच्छा, फिर इसी से क्या कंक्लूड हो जाएगा, अभी अभी देखा था हम लोगों ने कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, तो इसी से इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन अपने को किसकी मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन की भी मिल जाएगी। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने जो सबसे पहले डिफाइन किया था वो किसके बेसिस, किसके लिए डिफाइन किया था, प्रोटॉन्स के लिए। क्योंकि आगे चल के हम लोग देखेंगे कि किसी भी एटम में से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन उतने के उतने ही रहेंगे। इसी वजह से उन्होंने उसको प्रोटॉन के टर्म में डिफाइन किया। ठीक है ना, तो बेटा जब हम लोग बात ही एटम की कर रहे हैं, एटम को अभी अभी लिखा था ना कि एटम हमेशा ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम के ऊपर अगर कोई चार्ज है तो फिर उसको एटम नहीं बोलते हैं, संभव शर्मा उसके लिए एक नया नाम निकाल रखा है हम लोगों ने। ठीक है, चलो, तो ये पॉइंट समझ में आया कि हर एटम का एक आइडेंटिटी होता है एक तरीके से। ठीक है ना, और वो आइडेंटिटी बेसिकली क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। और सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं होता, एक और आइडेंटिटी होता है, लिखना नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कि एवरी एटम हैज certain fixed value of its mass number, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से, which actually equals to the number of protons and neutrons within the atom। ठीक है, जैसे एक प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक नंबर, वैसे ही दूसरी प्रॉपर्टी होती है मास नंबर। और मैं आप लोगों को वार्न कर देता हूं पहले से ही, अगर मेरे स्टूडेंट कहलाना चाहते हो तो इस मास नंबर को कभी भी भूलकर आप मास या एटॉमिक मास नहीं बोलेंगे। एटॉमिक मास आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, एंड इट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है ना, वो कई बार इसके सिमिलर हो जाता है, लेकिन हम लोग ये नहीं बोल सकते कि एटॉमिक मास एंड मास नंबर आर इक्वल। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है, इसी वजह से मास नंबर को आप मास नंबर ही बोलेंगे, और जब एटॉमिक मास पढ़ लेंगे तब एटॉमिक मास की बात करेंगे। ठीक है ना, अभी इसको सिर्फ क्या बोलेंगे हम लोग, मास नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आएगा अपने को कि किसी भी एटम के लिए, फॉर एन एटम, फॉर एन एटम, ए जो है ये बेसिकली किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर मुझे किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता है, तो मैं क्या कर सकता हूं, उस एटम के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकता हूं। ठीक है ना, तो वो बाद में एक साथ लिख लेंगे हम लोग।
शुभम जैन पूछ रहा है सर ये स्पेसिफिकली फॉर एन एटम क्यों लिखा, क्योंकि अपनी हेडिंग ही एटम की चल रही है तो एटम के लिए लिखेंगे। एटम की हेडिंग में किसी और के लिए लिखूं क्या, बताओ? क्या मतलब, कुछ भी लिखने से मतलब है ना अपने को। अभी अपना चल क्या रहा है टॉपिक, बोलो। शुद्ध है कुछ, या साथ में यूट्यूब भी देख रहे हो? है ना। चलो आगे बढ़े। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला कि अगर आपको Z और A दोनों पता होगा तो Z से प्रोटॉन निकल जाएंगे, और प्रोटॉन यहाँ पर पुट कर दिया, A पता है तो न्यूट्रॉन भी निकल जाएगा, वो लास्ट में लिखेंगे अभी, है ना। अभी एक साथ सबको लिख देंगे, ठीक है। अगेन देखो, कुछ लोगों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं और जा रहे हैं, ठीक है ना। एक न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहा है, एक किसकी बात कर रहा है, मैंने क्या बोल रहा है, जो चल रहा है पहले उसमें रहो ना, प्रेजेंट में यार, अपने माइंड को थोड़ा फोकस्ड रखो, प्रेजेंट में रहो। मैंने क्या बोला, जो जो वर्ड मैंने बोले हैं, जो जो टर्म्स मैंने बोली, उनसे आप डाउट पूछ लो अगर पूछना है तो। आगे आगे की चीजों के बारे में पूछ, जब न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ेंगे ना तब भागते फिरोगे, उसका भी वक्त आएगा। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना सीखा है कि नहीं सीखा, या यूट्यूब की तरह से ही पढ़ना चाहते हो जिसमें कभी भी कुछ भी स्टार्ट हो जाता है ना। यूट्यूब वाले क्या करते हैं, बस पढ़ाना कुछ स्टार्ट किया था और पता चला कि वीडियो में कुछ और ही चल रहा है। अब देखो ये अभी अभी पूछना है इसको, एटॉमिक मास इज नॉट इक्वल्स टू मास नंबर। बेटा एटॉमिक मास मैंने डिफाइन कर दिया क्या हर्षित, बोलो। हर्षित, नहीं ना। क्या बोला था मैंने कि जब एटॉमिक मास पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, बोला था कि नहीं बोला था? तो जब अभी एटॉमिक मास का कुछ पता ही नहीं है तुम्हें, तो डिफरेंस कहां से पता चलेगा, बताओ। है ना। ओके। बेटा रुद्र शर्मा, मुझे ये बोलो कि तुम्हें समझ में क्या नहीं आया मास नंबर में, ये बताओ। बाकी लोग कोई कमेंट ना करें, जिससे मैं बात कर रहा हूं सिर्फ वो। रुद्र शर्मा, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन मास नंबर? उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई। पहले वाले की लैंग्वेज और दूसरे वाले की लैंग्वेज को मैच करो, वर्ड बाय वर्ड मैच है, बस एटॉमिक नंबर की जगह मैंने मास नंबर लिख दिया है। हर एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। तो किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, उनके सम को किसके इक्वल कर दिया, ए के इक्वल। देखो नीचे भी तो लिखा हुआ है, लैंग्वेज मत समझो, नीचे से समझ लो, मैथ्स के स्टूडेंट हो ना तुम, मैथ्स लोगे ना अभी जेई क्लियर करने के लिए। तो अगर लैंग्वेज से समझ में नहीं आया, कम से कम इस वाइट वाले से तो समझ में आ जाना चाहिए। और फिर वापस से वही वाली बात है, बिल्कुल अक्षर अक्षर गर्ग ने सही बोला, तुम लोग ऐसे ऐसे इन चीजों में डाउट पूछ रहे हो जैसे ये पहली बार पढ़ रहे हो, रॉकेट साइंस है ये सब, नाइन्थ में पढ़ रखा है, सिक्स्थ में पढ़ रखा है। मैं सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। तो एटम के लिए दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो एटॉमिक नंबर और एक मास नंबर, ठीक है बात। चलो इसी में अगली चीज देखते हैं हम लोग, आइसोटॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, हेडिंग नहीं है, एटम ही चल रहा है अभी अपना, ठीक है ना। तो एटम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइसोटॉपिक रिप्रेजेंटेशन, या एक तरीके से साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। कि किसी भी एटम को हम लोग साइंस में अगर रिप्रेजेंट करना है ताकि उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके, तो उसके लिए लिखना
कि एन एटम, बेटा महेश कुमार, मैंने क्या तुम्हें ऑर्बिट का नाम लिया? बोलो, मैंने क्या बोला कि वो कैसे होता है, वो कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? पूरा चैप्टर है अलग से, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पढ़ेंगे ना। कॉमन सेंस है कि नहीं है, मतलब आजकल की जनरेशन में, ये बताओ। चलो तो लिखना, कहाँ है शो, कहाँ हो रहा है वो, बचा के रख रखा है क्या उसको? एन एटम कैन बी represented as any of the following, as any of the following, any of the following मतलब एक से ज्यादा टाइप के रिप्रेजेंटेशन है और उनमें से किसी भी टाइप से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो मल्टीपल टाइप के रिप्रेजेंटेशन है, पहले मैं लिख रहा हूँ, एक एक चीज समझाऊंगा, उसके बाद में कुछ पूछना। और जैसा मैंने बोला, अगर कोई डाउट आ भी जाता है तो अपनी कॉपी पर लिखना, पहले 2-4 मिनट में अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, ZXA, एक तरीका तो ये, या दूसरा तरीका हो जाएगा ZXA, या तीसरा तरीका हो जाएगा अपना XA, या चौथा तरीका हो जाएगा XA, ठीक है ना। चार टाइप के अपने पास में रिप्रेजेंटेशन है। अब इनमें कौन सी चीज क्या है वो देख, लिखता हूं मैं, वेयर Z तो अपना वही है, एटॉमिक नंबर, Z इज